ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। नमस्कार। कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लग रहा था कि अब कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो पूरी तरह से टल गया है। पूरे देश से संक्रमण के घटते हुए आंकड़े आने लगे थे और इस बीच कोरोना के टीके लगने भी शुरू हुए, तो विश्वास बनता गया कि इस विषाणु को अब जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद मिलेगी। मगर अचानक फिर इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। रोज इसका रुख उठान पर नजर आने लगा और केसेस, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। हम लगातार अपने श्रोताओं के साथ बने हुए हैं आकाशवाणी के माध्यम से और लगातार हम इससे चर्चा करते रहते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आपको कोरोना से लड़ना है, अपने आप को और अपनों को इससे बचाना है। हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, रोज ठीक 9:30 पर। आज हमारे साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार चर्चा में भाग लेंगे। डॉक्टर संजीव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप 1800-115767 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। डॉक्टर संजीव, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और सीधे सीधे आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे हम क्या एक और लहर मानना शुरू कर दें? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। हेलो। हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया। ये जो आंकड़े अब आ रहे हैं, कोरोना का प्रसार देश में पिछले 10 दिनों से काफी तेजी से हो रहा है जी। देश के पश्चिमी भागों में, खासकर महाराष्ट्र, केरला, गुजरात के कुछ भाग, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर में पंजाब में पिछले 5 दिनों की हम आंकड़े लें तो हर दिन 5% से ज्यादा जी। पहले दिन 5.2% से बढ़ते बढ़ते अभी कल 8.7, मतलब करीब करीब 9% संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो जैसा कि पिछले साल कोरोना के भयावह दौर से हम गुजर रहे थे और मई जून में सबसे ज्यादा केस हुए, तो बिल्कुल उसी तरह के संकेत दे रही है कि अभी जैसा कि आपने बताया कि जनवरी के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने लगी थी जी। शायद हम खुशफहमी के शिकार होने लगे थे कि अब हम कोरोना से छुटकारा पा जाएंगे और देश से इसकी विदाई हो जाएगी। लेकिन फिर इधर पिछले महीने से और पिछले 10 दिन के आंकड़े हमें सतर्क करने को कह रहे हैं, एक दस्तक दे रहे हैं कि हो सकता है कि कोरोना के मरीजों की संख्या, संक्रमण और बढ़ जाए देश में। जी। डॉक्टर, पिछले कुछ दिनों से हम भी अभी आपने डिस्कस किया, हम भी बात कर रहे थे कि मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में तेजी से शुरुआत हो चुकी है और इससे बचने के लिए भी कवायद शुरू हो चुकी है। तो इसमें जब हम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, हाथों को साफ कर रहे थे और जो भी दिशा निर्देश हमें दिए जा रहे थे विशेषज्ञों की तरफ से, हम सब अपना रहे थे, उसके बावजूद भी अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या इस पे किसी तरह की कोई स्टडी हो रही है कि या इसकी कोई जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है कि क्यों इस तरह के हालात दोबारा से पैदा हो रहे हैं? देखिए, अभी इस प्रश्न को मैं 2 भागों में बांटता हूँ जी। एक तो एहतियात बरतने की बात है, जो आपने कहा कि एहतियात बरतते आ रहे हैं हम लोग, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का करना। फिर क्यों मामले बढ़े? जी। तो इसमें ये हमें स्वीकार करना होगा कि जो भी दिशा निर्देश थे सरकार के और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो
गाइडलाइंस थे या प्रोटोकॉल थे, उसमें कुछ चूक तो जनता से हुई है। हमने देखा है कि कई जगहों पर जब से लॉकडाउन खत्म हो गई या धीरे धीरे छूट बढ़ाया गया, कुछ न कुछ लोग एहतियात बरतने में सतर्क नहीं रहे। ये खुशफहमी हो गई या भ्रांति हुई कि अब कोरोना जा चुका है, अब कुछ नहीं होगा, तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना या समूह में इकट्ठे होना, इन सबों में कुछ ढिलाई जरूर हुई। तो ये एक चीज हुआ, क्योंकि ये मान लीजिए वायरस है, वायरस का इन्फेक्शन का 100% यानी कि 100% कोई उपाय नहीं है कि इसके संक्रमण को रोका जा सके। तो हम बताते हैं कि आप ये सब एहतियात बरतें तो संक्रमण की संभावना कम होगी, लेकिन अगर एहतियात बरतेंगे नहीं तो संक्रमण की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ये एक बात हुई जी। दूसरी है कि हाँ, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि ये जो दूसरा रूप आ रहा है, ये जो कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है, SARS-2 कोविड वायरस है, इसमें म्यूटेशन यानी अपनी प्रवृत्ति बदलने की क्षमता बहुत होती है, बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं जी। और जो जीनोम है, जो सीक्वेंसिंग है आरएनए की, वो बदलती जाती है। तो इसका अगर हम कंट्रोल भी करते हैं तो म्यूटेट हो गया, दूसरी स्ट्रेन आ गई तो परेशानी होती है करने में। तो अभी तो हमारे देश में दूसरे स्ट्रेन की संख्या कम है, लेकिन यूरोप में और विश्व के दूसरे हिस्सों में दूसरी स्ट्रेन आई है और वो ज्यादा परेशानी पैदा कर रही है हम लोगों के लिए। डॉक्टर, इस विषाणु की जो उपस्थिति है वो कमोबेश हर जगह बनी हुई है, क्योंकि आप इस समय पटना से हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटना में इस समय हालात कैसे हैं? जैसा कि पहले भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो अभी इसको हम लोग सेकंड सर्ज बोलेंगे, सेकंड वेव बोलेंगे, ये देश के पश्चिमी भागों में, दक्षिण पश्चिमी भागों में ज्यादा है जी। और कुल 3 राज्यों को लें तो ये जो दूसरा अपसर्ज हुआ है, इसमें 80% से ज्यादा संख्या इन्हीं 3 राज्यों की है, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब। बिहार में, खासकर पटना में संख्या पिछले 3-4 दिनों में बढ़ी है। ग्राफ देखें तो हम ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत भयावह स्थिति नहीं है। संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन अभी कंट्रोल में है। तो हम ये देख रहे थे कि एवरेज हम एम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब में 1400 से 1500 RT-PCR टेस्ट रोज करते थे जी। तो पिछले 10 दिनों का आंकड़ा देखें तो 5 दिनों तक तो 5 दिन ऐसे हैं जिसमें 0 भी पॉजिटिव नहीं मिला। 2 दिन 1 मिला, लेकिन पिछले 3 दिनों में 5, 4, 3 ऐसे हो रहे हैं। तो संख्या बढ़ रही है। हमें इसको कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि संख्या बढ़ रही है, हमें सावधानी बरतने की जरूरत है जी। डॉक्टर, ऐसा भी देखा गया है कि बड़े शहरों से निकलकर अब जो कोरोना है वो छोटे शहरों की तरफ अपना रुख जो है वो कर चुका है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो रतलाम है, नागपुर है, बिहार की बात करें तो जैसा आपने भी बताया कि कुछ इलाकों में उसका पलायन जिसे कहते हैं कि कोरोना का शहरों से गांवों की तरफ, छोटे शहरों की तरफ हो चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है मुख्य? जो पिछले साल तक जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट थे या जो स्टडी की थी हमने भी एम्स पटना में, तो ये देखा गया था कि कोरोना जो है मध्यम वर्गीयों, निम्न मध्यम वर्ग और उच्च वर्गों में ज्यादा हो रही है, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि शहर के भी जो स्लम है या गांवों में है, उसमें बहुत कम कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। बड़ी संख्या है में डिफरेंस है पटना और बिहार में। और फिर तो शहरों में जो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो हम सब बात कर रहे हैं, मास्क पहनना या डिस्टेंसिंग करना या हाथ धोना, या सरकार ने जो भी स्टेप्स उठाए, जैसे कंटेनमेंट जोन बनाना, लोगों की जांच करना, वो शहरों में बड़ी तेजी से हुआ, बड़ी मुस्तैदी से हुआ। और गांव में ये देखा गया कि गांव खुले हैं, उनमें हो सकता है कि इम्यूनिटी भी ज्यादा हो, ऐसा लोग कहते हैं, तो उसमें प्रसार कम था। लेकिन अब जब यहाँ प्रसार कम हो रहा है और लोग शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं, आवागमन खुल गया है, ज्यादा संख्या में लोग यात्राएं कर रहे हैं, तो ये गांव में भी अब होने लगे। डॉक्टर संजीव, ये कारण हो सकता है। आइए सीधे हम बेंगलुरु से जुड़ते हैं। वहां पे श्रीकांत पहले कॉलर के रूप में हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। श्रीकांत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करके एक बात कहना चाहता हूँ
जी। कि मैंने वैक्सीन ले लिया है, और कई लोगों ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन नवीन जी, आनंद जी, सिद्धार्थ जी और आपके डॉक्टर, इन सब की बात मान के मैंने इंजेक्शन लिया है। मुझे लोगों ने कहा कि कुछ गलत हो गया तो, मैंने कहा गलत हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही हुआ तो मैं अपने आप को देशभक्त मानूंगा। जय हिंद। जी। डॉक्टर, ये हमारे श्रोता हैं, रेगुलर श्रोता हैं, और इन्होंने भी वैक्सीन लेकर ये लोगों को समझाने की कोशिश की है कि डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन ही एक तरीका है, और यह एक और तरीका है जिससे हम अपने आप को कोरोना से बचा के रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी सही बात कही है। ये बिल्कुल हम सब का, हम हेल्थ वर्कर्स का, देश की जनता का मनोबल बढ़ाने वाली बात इन्होंने की है कि कोरोना से विजय पाना है तो जो भ्रांतियां हैं या डर है, इसको हटाना होगा। ये बिल्कुल झूठे डर हैं। जो वैक्सीन है हमारे देश में उपलब्ध, जो दोनों वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है और कोई भी ऐसी साइड इफेक्ट अभी तक नहीं रिपोर्ट हुई है जो कि बहुत खतरनाक, गंभीर हुई हो या किसी की जान भी जा सकती थी। ऐसे रिपोर्ट नहीं हुए किसी वैक्सीन से। तो इनका बिल्कुल कहना सही है कि भ्रांति को निकाल के सारे लोग वैक्सीन लें। वैक्सीन लेंगे तो ही हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं, और एक तरह से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में ये देशभक्ति का भी प्रतीक है, जिसे इन्होंने कहा, और ये बात हम सबका मनोबल बढ़ाने वाला है। जी, आइए एक और श्रोता का सवाल सुनते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। निसार अहमद हमसे जुड़ चुके हैं हिसार से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो निसार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सैनिटाइजर से जब हम हाथ धोते हैं तो थोड़ी देर में सूख जाता है जी, और उस हाथ से हम खाने की वस्तु कोई ले सकते हैं या उसको फिर साबुन से धोने के बाद ले सकते हैं? डॉक्टर संजीव। नहीं, हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सैनिटाइजर में केमिकल होते हैं, थोड़ा अल्कोहल भी होता है, तो आप सैनिटाइजर से जो हम हाथ को धोते हैं वो सूख जाता है, वेपराइज हो जाता है। उसके बाद आप खाने की चीज ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी हानिकारक चीज नहीं होती है जिससे कि कुछ छूने से, उसके छू के खाने से शरीर में कुछ दुष्प्रभाव होगा, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन अगर सुविधा उपलब्ध है तो हाथ धोना भी जरूरी है कोरोना के लिए, तो आप हाथ धो सकते हैं, लेकिन सैनिटाइजर से कोई नुकसान नहीं, जो हमारे स्टैंडर्ड सैनिटाइजर अभी बाजार में उपलब्ध है। जी डॉक्टर, कुछ सैनिटाइजर्स के अंदर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, कुछ में अल्कोहल की मात्रा कम होती है, तो कितना % अल्कोहल की मात्रा ऐसी होनी चाहिए जो कि एक सेफ, जिसे कहते हैं, वो हाथों के लिए रहे और कोरोना को मार सके? नहीं, हाँ, इसके मानक बनाए हुए हैं ICMR ने भी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में भी। कोरोना जो सैनिटाइजर है उसमें अल्कोहल की मात्रा सिर्फ स्टरलाइजेशन के लिए यूज होनी है। तो 2% से मैक्सिमम 8% तक की मात्रा इसमें होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जी डॉक्टर, हम वापस रुख करते हैं रफ्तार की ओर जो कोरोना की बढ़ रही है। सवाल एक जहन में यही उठता है कि यदि महामारी की, कोरोना की जो महामारी है उसकी यही रफ्तार रही तो क्या ये भविष्य में मौसमी बीमारी में भी तब्दील हो सकता है क्या? अभी तक जो आंकड़े आए हैं या जो भी शोध हुआ है, मौसम से इसका सीधा रिलेशन नहीं है जी। ये संभावना व्यक्त की जा रही थी पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी कि मौसम बदलेगा, गर्मी आएगी तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन हमने देख लिया कि गर्मी हो, बरसात आए या जाड़ा आए, कोरोना का प्रभाव, दुष्प्रभाव कहें, सभी मौसम में रहा। इसलिए कोई मौसम इससे अभी तक अलग नहीं है। हाँ, जाड़े के बाद वाले भाग में थोड़ी संख्या कम हुई थी, वो मौसम के कारण नहीं थी, वो हमारा संक्रमण का दर कम हो रहा था, हमारी इम्यूनिटी हम अटेन कर रहे थे, हम जो स्टेप्स, मेजर्स ले रहे थे उसके कारण कम हो रहा था, और फिर वो बढ़ना शुरू हुआ। इसलिए मौसम से इसका कोई सीधा रिलेशन। जी, आइए अब जयपुर का रुख करते हैं। वहां से भगवान मूलचंदानी हमसे जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ साहब, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ जी। अच्छा, मेरा जो नाक 2-3 महीने से बंद हो जाता है, तो मैं सारी दवाइयाँ ले चुका हूँ, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है।
तो ये कोविड का कारण तो नहीं है। हालांकि मैं बहुत परहेज से रहता हूँ, सारी पालना करता हूँ गवर्नमेंट के निर्देश की। डॉक्टर संजीव क्या कहना चाहिए? कोरोना की जांच कराई है, टेस्ट कराई है, RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट? डॉक्टर इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो रहा जी। नहीं, लेकिन इनका जो मैं बता दूं जो सुनने वाले लोगों के लिए कि ये जो है इसका ये सीधा लक्षण नहीं है कोरोना का। इनकी नाक 3 महीने से बंद है, बार बार बंद हो जाती है, तो इन्हें किसी ENT स्पेशलिस्ट से दिखा के इसके इलाज करना चाहिए। कोई ऐसा लगता नहीं है कि इनका ये कोरोना संक्रमण के कारण है। जी डॉक्टर, अब दूसरी डोज लेने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कई लोगों को दूसरी डोज लग भी चुकी है। ऐसे में क्या दूसरी डोज लगवाने के लिए भी कोई मैसेज आएगा या हमें खुद ही दिन कैलकुलेट करने होंगे? ऐसा है, ऐप में किया गया है कोविन पोर्टल पे, और कि अमूमन 28वें दिन या उसके बाद दूसरे डोज के लिए मैसेज जाएगी लोगों को। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन ले रहे हैं और इतनी बड़ी व्यवस्था हो गई है, तो हो सकता है कि तकनीकी कारणों से मैसेज ना जाए दोबारा, किसी किसी को ना मिले। तो सरकार ने ये बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि अगर आपको मैसेज ना भी जाए तो खुद कैलकुलेट करके 28 दिन से 42वें दिन के बीच में जाके देश के किसी भी सेंटर में आप दूसरा डोज ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, दिन कैलकुलेट करिएगा, दूसरी डोज जो आपको लगवानी है 28 से 42 दिन का जो पीरियड है उसके बीच आपको दूसरी डोज लगवानी है। और डॉक्टर, अगर 42वां दिन से ऊपर हो जाए तो क्या फिर पहली डोज दोबारा लगवानी पड़ेगी? ये क्वेश्चन तकनीकी ज्यादा है। देखिए, ऐसा है कि हम दूसरी डोज लगवाते हैं तो एंटीबॉडी कोरोना कोविड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी शरीर में बनती है, वही प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और उसी से हम लड़ते हैं कोरोना वायरस के उसमें। अगर आप 42वें दिन तक नहीं लगा पाए तो निश्चित है कि वो जो एंटीबॉडी बन रही थी वो ज्यादा दिन तक दोबारा नहीं बनेगी, उससे बूस्टर नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगी शरीर में। आइए अब ठीक है डॉक्टर, हम इस पे चर्चा करेंगे। अलवर से हमारे अगले श्रोता सत्तू मीना हमसे जुड़ चुके हैं। सत्तू जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी राम राम साहब। जी राम राम, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी मेरे 2 सवाल हैं। जी कहिए। सर जी, पहला सवाल तो मेरा ये है कि मैं सर जी 44-45 साल का हूँ, है ना जी। तो ये कोरोना का टीका मेरे कब लगेगा? और दूसरा, मेरे कोई ऐसी बीमारी की वो नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कब लगेगा? जी डॉक्टर, उम्र इनकी 46-47 साल की है, ये जानना चाहते हैं इनका नंबर कब आएगा टीका लगाने का? अगर 45 साल से ज्यादा उम्र है और कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो अभी जो फेज चल रहा है वैक्सीनेशन का, इसमें इनका नंबर नहीं है, लेकिन जल्द ही तीसरा फेज शुरू होगा कोरोना लगाने का, कोरोना वैक्सीन के लिए, जिसमें कि सभी उम्र के नागरिक शामिल हो सकेंगे। तो अभी इसकी तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हो सकता है कि अगले महीने अप्रैल में ऐसी योजना है कि सारे नागरिकों को वैक्सीन लगाया जाए। डॉक्टर, आम नागरिकों में एक जिज्ञासा है, स्कूल बंद हो चुके हैं और साल भर से ज्यादा हो चुका है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। अब जब स्कूल खुलेंगे या खुलने की कवायद में होंगे तब बच्चों का वैक्सीनेशन होगा या उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा? नहीं, अभी तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन करने की योजना नहीं है, क्योंकि अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों में इसकी ट्रायल नहीं हुई है और उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं इसके एफिकेसी के। इसलिए अभी संभावनाएं कम है। अभी संभावना कम है, लेकिन इसके 2 कारण हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ जी। एक तो हम जो प्रिकॉशंस है वो लेते रहें। दूसरा, ये एम है कि 70% जनता को, 70% नागरिकों को अगर वैक्सीन लग जाए या वो कोरोना से पीड़ित होकर ठीक हो गए हों तो उनके अंदर भी इम्यूनिटी आ जाती है। तो वैसे अगर 70% लोग इम्यून हो जाएं तो एक हर्ड इम्यूनिटी आने की संभावना है देश में। तो अगर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो जो हमारे ये जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, न्यूअर जनरेशन, जिनको की वैक्सीन नहीं लगा, उनको वैक्सीन लगाने की हो सकता है जरूरत ही ना पड़े जी। तो इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन का जो ये प्रोग्राम है सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें सब लोग भाग लें और सारे लोग अगर वैक्सीन से इम्यूनाइज हो जाएं
तो हर्ड इम्यूनिटी हम जल्द प्राप्त कर लेंगे। आइए अब मध्य प्रदेश चलते हैं, वहां से राजेश हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। जी, मैं राजेश नेमा सहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ जी। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से हो रहा है, निसंदेह बहुत से श्रोता लाभान्वित भी हो रहे हैं जी। शुक्रिया जी। और मेरा आज का प्रश्न ये है कि कोविड-19 और जो देशों से अलग अलग देशों से नए नए स्ट्रेन कोरोना आ रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? डॉक्टर संजीव। देखिए, ये जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं यानी कि संभावना है, इसमें दो बातें हैं। एक तो इनकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ये बड़ी तेजी से फैलते हैं, तो इनके प्रसार होने की जो नियति है, जो क्षमता है, वो पिछले स्ट्रेन से ज्यादा है। पर डॉक्टर, ये इन्फेक्टेड इतने ज्यादा होने के साथ उतने लीडल भी हैं, उतने खतरनाक भी हैं क्या ये? नहीं, वही मैं बता कि दूसरी संतोष की बात है कि वो उतने गंभीर नहीं हो रहे, उतने लीथल नहीं है, मोर्टेलिटी उसमें कम है जी, जो दूसरी स्ट्रेन थी। तो एक तो ये प्रसार तेजी से हो रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता की बात है। लेकिन इसमें एक बात और मैं बताता हूँ कि अभी बिल्कुल पिछले 10-12 दिनों के अंदर में एक स्ट्रेन ये भी देखा गया है जो विदेशों में है और हमारे देश में है कि वो प्रसार भी तेजी से हो रहा है और इसकी भयावहता भी ज्यादा, ये लीथल भी ज्यादा हो रहा है जी। लेकिन इसकी संख्या भी बहुत कम है, तो अभी इस पर और शोध होने की जरूरत है, इस पर और नजर रखने की जरूरत है। और बचाव के वही 3 तरीके, सुरक्षित दूरी, मास्क लगाना और अपने हाथ और मुंह को साफ रखना। आइए राजस्थान के बाड़मेर से किशन जी को सुनते हैं, उनका क्या सवाल है। किशन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं? मैं सर किशन बोल रहा हूँ, गाँव गुम्मन तहसील चौटन, जिला बाड़मेर, राजस्थान से। जी कहिए। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो टीका लगेगा जिसका, हाँ, जिस आदमी को टीका लगेगा उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या खाना पीना होना चाहिए और किस उम्र में टीका ये अभी लगेगा? डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि अगर इनको टीका लगता है या टीका लगवाने जाते हैं या टीका लगने के बाद इन्हें खाने पीने में कितनी और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, टीका का खाने में कोई सावधानी बरतनी, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जैसा खाना आप खाते थे, जो आपकी दिनचर्या है, बिल्कुल वही खाते रहें। खाने से टीका लगने का कोई संबंध नहीं है, कोई अलग से सावधानी नहीं बरतनी है आपको। डॉक्टर, हम यहाँ पे इम्यूनिटी की बात करना चाहेंगे। जब कोरोना देश में या पूरे विश्व में शुरू हुआ तो उसकी पीक लगातार बढ़ने लगी और फिर बीच में एक समय ऐसा आया जब कोरोना के केसेस काफी कम हो गए। ऐसे में जब कोरोना के केसेस कम हुए तब क्या हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी इसलिए कोरोना के केसेस कम हुए, और अब हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो गई है, अब कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसमें भी कोई रिलेशन है? ये तो शोध का विषय है जी। ये इतनी जल्दी इस पर निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि क्या इम्यूनिटी हमारी उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अभी कम हो गई है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जब कोरोना के दूसरी स्ट्रेन आ गई या दूसरा फेज आया तो ज्यादा लोग संक्रमित होने लगे। वो उसका रिलेशन पहले वाली ही की तरह है कि भीड़ भाड़ में आना या लोगों के संपर्क में आना या असुरक्षित, जैसे सैनिटाइजेशन नहीं होना, तभी वो हो रहा है। इम्यूनिटी तो करीब करीब जो भी आंकड़े आए हैं, पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है। हाँ, वो स्ट्रेन कुछ ऐसा हो रहा है कि इम्यूनिटी का उस पर भी असर नहीं हो रहा है। कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा इस समय आप सुन रखे हैं और हमारे साथ इस समय हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। आइए अब मध्य प्रदेश से अरविंद जी को अपने साथ जोड़ते हैं और जानते हैं और सुनते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। अरविंद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, मैं केसरपुरा तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से अरविंद बैरागी बोल रहा हूँ। जी कहिए। और डॉक्टर साहब को और आपको नमस्कार कहना चाहता हूँ। पहले तो नमस्कार सर। मेरा एक प्रश्न है केवल, और मैं ये जानना चाहता था सर कि जैसे गांवों में जो मतलब वैक्सीन के जो सेंटर लगेंगे, उसमें क्या सर एमबीबीएस डॉक्टरों की व्यवस्था होगी? क्योंकि कई बार ऐसे जो मरीज है उनको गाइड करने के लिए अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं जो कैंप लगेंगे या जो भी सेंटर बनेंगे उनमें किस तरह के स्वास्थ्य कर्मी होंगे? नहीं, बिल्कुल इनका क्वेश्चन उचित है।
आप ये जान लें कि सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी टीका वैक्सीनेशन लगाने की व्यवस्था की है जी। शहर के बड़े अस्पतालों में, सदर अस्पताल और अनुमंडलीय अस्पतालों में भी, मैं गांव की बात कर रहा हूं, और ये सारे स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों द्वारा मॉनिटरिंग होते हैं। सब जगह इनका जो क्वेश्चन है, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, उनके पर्यवेक्षण में ही टीका लगेगा और उनकी उपलब्धता हमेशा रहेगी, हमेशा अवेलेबल रहेंगे जी। और जो स्टाफ है जो टीका लगाते हैं, चाहे वो हमारे नर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे टेक्नीशियन हो, इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है जी टीका देने से पहले कि कहाँ टीका लेने वालों को रिसीव करना है, क्या उनकी जांच करनी है, कब टीका लगाना है, और टीका लगाने के आधे घंटे बाद तक उनको ऑब्जर्व करना है, तब जाने देना है। इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है और ये सब एक चिकित्सक की देखरेख में होता है। डॉक्टर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं और सीधा जम्मू से जुड़ते हैं, जहां से नवदीप हमारा इंतजार कर रहे हैं। नवदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो कोरोना से ठीक हो गए हैं, तो ठीक हो जाते हैं, मतलब उसमें कुछ घरेलू नुस्खों से हो जाते हैं या और अल्टरनेटिव से ठीक हो जाते हैं, वो इसको एक्सटेंसिवली शेयर नहीं करते हैं, मतलब जी, कि आम पब्लिक तक ये चीज पहुंचे कि हाँ जिनको हो गया था कि पैनिक ना फैले, तो कॉशियस हों, लोग प्रिपेयर हों इसके लिए जी। तो वो मैंने देखा बड़ा उसका वो है, मतलब जो ठीक हो जाते हैं वो फिर बैकग्राउंड में चले जाते हैं, वो फोरफ्रंट पे नहीं आते बताने के लिए जी जी कि हमने ये चीजें करी, ताकि जो पैनिक है वो कम हो सके और जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया हो सके। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं और ये एक सुझाव भी देना चाहते हैं, जो इन्होंने सुझाव दिया है कि अपनी जो बातें हैं कोविड से ठीक होने की, उन्हें सामाजिक रूप से बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। डॉक्टर बहुत संक्षेप में। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि दूसरे के अनुभव से भी लोग काफी सीखते हैं। तो इनका कहना सही है, लोगों को आगे आना चाहिए, जो कैसे ठीक हुए हैं, क्या उन्होंने ट्रीटमेंट ली, क्या उन्होंने सलाह मानी, इसके लिए लोगों को बताना चाहिए और आगे आना चाहिए। इनका कहना सही है। वैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग समय समय पर लोगों को जानकारियां या सजगता के उपाय बताते ही रहते हैं। डॉक्टर, आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण जो है उसका खतरा थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में वैक्सीन जो भी उपलब्ध है वो वैक्सीन जरूर लें और वैक्सीन का दोनों डोज लें जी। और दूसरा कि अभी त्योहार होली का भी मौसम आने वाला है, बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, तो उस समय भीड़ भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कोरोना की जांच जहां भी सरकार का निर्णय है वहां जरूर कराएं, उससे बचने की कोशिश ना करें। जी। डॉक्टर संजीव, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष सलाह देने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया और सभी श्रोताओं को हमारा नमन। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बताते चलें कि सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण के दैनिक मामलों में वृद्धि हो रही है और महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक 25,833 मामले सामने आए हैं और पंजाब में 2,369 और केरल में 1,899 मामले दर्ज किए गए हैं। ये तो इस समय देश की स्थिति है। महाराष्ट्र की स्थिति का अगर हम जिक्र करें तो संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और उम्मीद सरकार यही कर रही है कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और अपने आप को कोरोना के संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को बचा के रखेंगे। बहरहाल आज के इस अंक में, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।